बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मौजूदा हुकूमती ढांचा खड़ा तो कर दिया गया इलेक्शन चोरी के नतीजे में, और मैंडेट पे डाका डाल के नताइज तब्दील करके और फेक हुकूमती ढांचा खड़ा कर दिया गया, लेकिन इसका बोझ बढ़ता जा रहा है। और इसका बोझ इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब हमारी फौजी क़यादत के लिए बहुत मुश्किल है कि वो इसका वजन उठाए, और उसको इस को जो कंधा दिया हुआ है, बल्कि कंधे दिए हुए हैं, बेहतर होगा कि इन कंधों को सहारे के बजाय इन कंधों को, जनाजे को जो कंधा दिया जाता है, उसमें तब्दील कर दिया जाए और इस फेक निज़ाम को और फेक हुकूमती ढांचे को तदफीन उसकी कर दी जाए और इसको जनाजे में तब्दील कर दिया जाए। ये ज़्यादा बेहतर होगा, और ये जितनी जल्दी हो गया एस्टेब्लिशमेंट को और मिलिट्री लीडरशिप को उतना ही फायदा पहुंचेगा। वरना ये मुसलसल ये बोझ तले, ये जो जाली निज़ाम है, इस बोझ के तले खुद फौजी क़यादत जो है वो दबती चली जाएगी, और हो सकता है कि इतना बोझ इसका हो जाए कि फिर वो खुद भी न निकल सके और वो खुद भी इसी का शिकार हो जाए। तो लिहाजा बेहतर तो यही है, क्योंकि जो हमारे सामने हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं वो बड़े मुख्तलिफ नौइयत के हैं, और उसकी वजह है कि हर जगह ही फसाद ही फसाद है और कहीं भी सुकून नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ नौइयत के ग्रुप्स इस वक्त काम कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। और ये आरा उसी वक्त शुरू हो गई थी जब जाली मैंडेट लेने की बात की गई थी, तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से बहुत से लोगों ने कहा था कि ये काम ना किया जाए, और नवाज शरीफ साहब ने भी एक रात के लिए जो विक्ट्री स्पीच है वो मुअख्खर कर दी थी। लेकिन उसके बाद उनको राजी बाजी किया गया, उनको बताया गया, बड़ी ही खुशकुन किस्म की तस्वीर दिखाई गई, और उसके बाद बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो नून लीग के, उन्होंने माजरत कर ली थी कि हमें ये मैंडेट नहीं चाहिए और हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद अगला जो आ रहा है, अब ज़िमनी इलेक्शन है। ज़िमनी इलेक्शन में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो कोई भी सरकर्दा लीडर जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और क्योंकि उसको रिजल्ट का पता है, और फॉर्म 47 के तहत वो इन इंतखाबात में आना नहीं चाह रहे। लिहाजा कोई भी मरकजी जो लीडर है या जो इलेक्शन हार चुका है वो दोबारा से चांस लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तो है एक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसके बाद अगली पंजाब असम्बली में एक बजट पेश किया गया है, ज़िमनी बजट है, और वहाँ पे हुकूमती अरकान जो हैं वो उसको अपोजिशन वो कर रहे हैं, हुकूमती अरकान उस बजट को अपोज कर रहे हैं। और उसी में कल जुल्फ़िकार अली शाह साहब थे, उन्होंने कहा कि ये जाली बजट है, बार बार मक्खी पर मक्खी मारी जा रही है, सांस नहीं आ रही, हम बहुत मुश्किल मरहल में हैं। और उन्होंने कहा कि जहाँ ट्रांसपेरेंसी न रखनी हो तो वहाँ इतनी मालूमात दे दी जाती हैं कि जहन काम ही न करे। हम IMF के सामने लेटे हुए हैं, ज़राए आमदन का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए और हमें समझाया जाए, पढ़ाया जाए कि हम क्या करने आए हैं। हमें अंधेरे में रख कर इस्तेहकाक मजरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा ये हमारे सामने 3 किलो किताबों का वजन रख दिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि आप इसको मंजूरी दे दें। लिहाजा वो मंजूरी उन्होंने कहा कि इस तरीके से नहीं हो सकती, तो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में कल पहली दफ़ा देखा कि हुकूमत जो है, पंजाब असम्बली में हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज, मरीम साहिबा चीफ मिनिस्टर, फॉर्म 47 वाली हुकूमत, और उनकी सीटों की तादाद है 200 से ज़्यादा, और PTI की जो रियल जो फॉर्म 45 वाले हैं उनकी तादाद है 100, यानी कि डबल का फ़र्क, डबल से ज़्यादा का फ़र्क। और कल नून लीग के 200 अरकान इख्तिजाजन वॉकआउट कर गए, असम्बली से इख्तिजाजन वॉकआउट कर गए, और उन्होंने उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये बनी कि इमरान खान साहब की तस्वीर लेकर आए थे, क्योंकि अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया गया अहमद खान भचर को, और उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज किया और उन्होंने सामने अपनी इमरान खान साहब की तस्वीर रखी हुई थी। अब मसला ये है कि एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब जो कि ना हुकूमती हिस्सा हैं हुकूमत का, और ना ही वो वजीर आजम है, ना ही वो वजीर आजम है, ना ही उनके पास कोई ओहदा है, वो एक MNA है फॉर्म 47 के। अगर वो
इजलास की सदारत कर सकते हैं पंजाब के, तो फिर, और दूसरा ये कि अगर वो रिपोर्ट मांग सकते हैं इसहाक डार साहब से वजारत खारजा की, और तारिक फातमी साहब को बराह रास्त टास्क दे सकते हैं और क्या बता सकते हैं कि जनाब ये काम आपने फलां मुल्क के साथ ये रब्ता करें, फलां मुल्क के साथ ये करें, अगर नवाज शरीफ साहब ये काम कर सकते हैं तो फिर इमरान खान साहब की तस्वीर लाने में क्या हरज है। और उस तस्वीर लाने पे ही भरपूर किस्म का हंगामा हुआ, और हंगामा इतना हुआ कि डिप्टी स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा, और इजलास मुलतवी करना पड़ा, और इस दौरान हुकूमती अरकान ईवान से वॉकआउट कर गए और वो नहीं आए। जबकि अहमद खान बच्चर ने भी, वही बजट वाला मामला था, उसमें उन्होंने कहा कि बजट में सिर्फ ₹2.75 बजट रखा गया है हर नौजवान के लिए, हर नौजवान के लिए सिर्फ ₹2.75 बजट रखा गया है। वर्किंग वूमेन, लेबर क्लास, ज़राअत को नजरअंदाज किया गया है। सेहत कार्ड के हवाले से सिर्फ 45 अरब रुपया कौम के से मजाक के मुतरादिफ है ये। और उसके साथ साथ ये कल हुआ जी पंजाब असम्बली में, और इजलास को ये पहला हुआ कि 200 अरकान वॉकआउट कर गए। तो ये है सिचुएशन, हालात वाकयात मैं आपको बता रहा हूं कि किस नौइयत के हालात वाकयात हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 30 मार्च को जलसे का प्लान है इस्लामाबाद में, उसके लिए दरखास्त भी दे दी है और उसका जवाब आज आना है। और अगर इंतजामिया ने इस इजलास की इजाज़त ना दी, इस जलसे की इजाज़त ना दी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि दोबारा हमसे रजू करें। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को इनवाइट करेगी, जमात इस्लामी को करेगी, और महमूद खान अचकज़ई साहब, सरदार अख्तर मिंगल साहब, GDA, इन तमाम जो जमातें समझती हैं कि धांधली हुई है, बल्कि धांधला हुआ है, इलेक्शन चोरी हुए हैं, उन तमाम जमातों को इन्वाइट करेगी। और इस सिलसिले में पहली मुलाकात जो है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से PTI की वफद की हुई। अमीरुल अजीम साहब वहाँ पे मौजूद थे, और उमर अयूब साहब गए हैं, असद कैसर साहब गए हैं, जुनेद अकबर और डॉक्टर अमजद खान, ये सब के सब रहनुमा गए हैं, और जमात इस्लामी के अमीर और सेक्रेटरी जनरल साहब से उनकी मुलाकात हुई है, और उनमें सेनेट इलेक्शन और एहतजाजी तहरीक के बारे में ये सारी की सारी गुफ्तगू थी। अब एक और खबर ले लें, और वो खबर है जनाब के दफ्तर खारजा डोनाल्ड लू के मामले में जो हेयरिंग हुई है, और उसमें डोनाल्ड लू ने पिछले साइफर से कोई 10 गुना ज्यादा मजीद उन्होंने वहां पे मिसाइल दाग दिए हैं, और ऐसे मिसाइल दागे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। और अभी तक हमारा दफ्तर खारजा जो है उसे बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि ये जनाब क्या हो रहा है कि हमारी पाक ईरान गैस पाइपलाइन भी अमेरिका ने कंट्रोल करनी है, CPEC के मंसूबे भी अमेरिका ने फ्रीज करने हैं, डोनाल्ड लू ने, और बाकी जो हमारी खारजा पॉलिसी वो कंट्रोल करेंगे। तो फिर दूसरा ये कि साइफर के मामले में जो डिस्कशन आई है उसमें असद मजीद साहब पे सारे का सारा मलबा डाल दिया है डोनाल्ड लू ने, और अब उन पर इल्ज़ाम आयद कर दिया है। तो इसलिए दफ्तर खारजा को बोलना चाहिए, हमारे वजारत खारजा को बोलना चाहिए, वजीर खारजा का स्टेटमेंट आना चाहिए, और नहीं तो तारिक फातमी साहब का आ जाना चाहिए। लेकिन दफ्तर खारजा ने कल ये कहकर खामोशी इख्तियार कर ली कि साइफर पे हमने जो कहना था कह दिया है, अब ये जो सियासी मामला है और इसके लिए आप वजीर इत्तलाआत व नशरियात से रब्ता करें और उनसे मौक़िफ़ लें। अब ये हैरत अंगेज बात है कि उधर जो है डोनाल्ड लू हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि नायब वजीर खारजा हैं, और कांग्रेशनल कमेटी है, वहाँ पे ये सारी डिस्कशन हुई है। इंपॉर्टेंट जो अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उसमें डिस्कशन कर रहे हैं, सवाल जवाब हुआ है, लाइव देखा है 1 घंटा 25 मिनट। तो वजारत खारजा, अमरीकी वजारत खारजा का जवाब, वो कह रहे हैं कि ये सियासी बयान है, इसको वजारत इत्तलाआत और नशरियात को देखना चाहिए। तो एक दूसरे पे मलबा डाला जा रहा है जो कि अभी तक समझ से बालातर है। तो हमें खैर समझ तो आती है, क्योंकि दफ्तर खारजा तो पहले दिन से ही इस मामले के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि दफ्तर खारजा ने FIR भी इमरान खान साहब के खिलाफ या शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ, अपने वजीर खारजा के खिलाफ, अपने वजीर आजम के खिलाफ दर्ज नहीं करवाई थी। ये FIR भी सेक्रेटरी इंटीरियर दाखिला ने ये सारे का सारा केस किया था, और वो भी कहने पे किया था। तो ये तो हमारे सामने चीजें मौजूद हैं जी। अब आते हैं
کل ایک ہوا ہے معاملہ، اور وہ ہے خصوصی جو کونسل ہے، خصوصی سرمایہ کاری کونسل جو ہے، جس میں جو آئیڈیا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا، کل اس کی ایک تعارفی نشست ہوئی، اور تعارفی نشست پہلا اجلاس تھا، اور اس میں باقی ڈیٹیل تو میں آپ کو دے چکا ہوں، اس میں ایک تصویر بھی آئی جی، اور تصویر میں کیونکہ کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ تصویر نہیں بنوانی، لیکن اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھ لیجیے گا تو اس میں سمجھ آ جائے گی کہ اس تصویر میں جو پوزیشن ہے وہ کس کو کیا دی گئی ہے، تو لہٰذا علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور بات، اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی خواہش تھی، شہباز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی یہ خواہش تھی کہ آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب کے ساتھ ایک گروپ فوٹو ہو جائے، اور ان کی خواہش تھی، لیکن آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھ دیگر جو فوجی قیادت تھی، وہ انہوں نے اس سے معذرت کی ہے، اور انہوں نے ایسا کوئی گروپ فوٹو بنوانے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، اور وہ میٹنگ کا کہہ کر جلدی نکل گئے۔ تو اس میں صرف آرمی چیف ہی نہیں تھے بلکہ دیگر فوجی قیادت بھی موجود تھی، اور کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی۔ اس میں ایک اور بھی بحث چل رہی ہے، اور وہ بحث ہے خواجہ آصف صاحب کا معاملہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے، اور خواجہ آصف صاحب چونکہ فارم 47 والے ہیں، اور ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جو ہیں وہ جیتی ہوئی ہیں وہاں سے، وہ فارم 45 لے کر پھر رہی ہیں، تلاش کر رہی ہیں، انصاف مانگ رہی ہیں، اور خواجہ صاحب آگے ہیں، اور خواجہ صاحب کے ساتھ سسٹم ہے، سسٹم نے ان کو فارم 47 دیا ہے، اور انہوں نے اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور ایک پروگرام میں تو اینکر نے کہا بھی کہ آپ ذرا حلفاً یہ کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بس یہ میں ایسے ہی ہے جیسے پچھلا الیکشن ہوا تھا، تو لہٰذا انہوں نے حلف دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو خواجہ صاحب کو بھی اندازہ ہے، تو خواجہ صاحب کو شاید اس بات کا خدشہ تھا کہ معاملات کو گڑبڑ ہیں، تو انہوں نے جناب باجوہ اور جناب فیض کو بلانے کا کہہ دیا۔ اس پہ ایک تو جناب باجوہ صاحب کی طرف سے ان کو کال آ گئی، اور انہوں نے کافی لتاڑا، ان کو کال آئی یا ان کو انڈائریکٹ کال کی گئی، ڈائریکٹ کی گئی، یہ ابھی تک معمہ ہے۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ کال کی گئی ہے، اور کچھ برا بھلا بھی کہا گیا ہے، بلکہ کافی برا بھلا کہا گیا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب کی خبر تو بہت ہی ہے جی کہ ایکسٹریم ہارٹ ٹاک ہوئی ہے، اور اس میں باجوہ صاحب نے ٹھیک ٹھاک سنائی ہیں کھری، تو دیکھیں ابھی تک، کیونکہ ابھی کسی نے اس بارے میں کوئی بتایا نہیں ہے، لیکن یہ ہے دھمکی تھی، اور اس کو دھمکی کا نام دیا خواجہ صاحب نے، اور انہوں نے ڈسکلوز بھی کر دیا تھا۔ تو لیکن وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی باجوہ صاحب کو اور نہ ہی جناب فیض کو بلایا جا سکتا ہے قومی اسمبلی میں، تو قومی اسمبلی میں تو بلایا نہیں جا سکتا، ہاں انہوں نے کہا اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلایا جا سکتا ہے، تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہی بلایا جاتا ہے، جیسے ڈونلڈ لو کو بلایا گیا کانگریشنل کمیٹی میں، تو اسی طریقے سے ہماری قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں، تو قائمہ کمیٹیاں ہی جو سینٹ کی ہو، قومی اسمبلی کی ہو، اس میں بلایا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں اب اس بارے میں آگے کیا ہوتا ہے اور کیا معاملات ہوتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا معاملہ بدستور اس پہ بھی ڈسپلے شو کیا گیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے ہی پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت اور دفتر خارجہ اور وزارت خارجہ اگر نواز شریف صاحب نے چلانی ہے تو پھر ان کو پرائم منسٹر ہی بنوا دیتے، تو لہٰذا معاملے کی سنگینی کا بتایا گیا ہے کہ آپ ذرا احتیاط کیجیے۔ یہ ہیں کچھ خبریں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔